आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें हमने डाकघर बचत खाते के बारे में किया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में किया, टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में किया। आज हम नेक्स्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में करेंगे नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट के बारे में। हु कैन ओपन, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता किसके द्वारा खोला जा सकता है? सिंगल अडल्ट, एकल वयस्क के द्वारा। ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है और 3 अडल्ट आपस में मिलकर इस खाते को ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट ए या ज्वाइंट बी अकाउंट। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक द्वारा ये खाता खोला जा सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा यह अकाउंट ओपन किया जा सकता है। माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, कोई भी माइनर है लेकिन उसकी आयु अगर 10 वर्ष से ज़्यादा है तो वो अपने नाम पर भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। डिपॉजिट की बात करें, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट कैसे किया जाएगा? Account can be opened with minimum of rupees 1000 and in multiple of rupees 1000। मंथली इनकम स्कीम खाता न्यूनतम 1000 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा पैसे हैं, आप 1000 रुपये से ज़्यादा राशि का MIS अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आगे 1000 रुपये के मल्टीपल में कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में आप मिनिमम 1000 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का अकाउंट ओपन करना है तो आप 2000 रुपये का कर सकते हैं। जो राशि होगी वो 1000 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए। उसके बाद आप 3000 रुपये का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में किया था कि खाता न्यूनतम 1000 रुपये से खुलेगा, उससे ज़्यादा राशि का अकाउंट ओपन करना है तो 100 रुपये के मल्टीपल में खुलेगा। तो वो कैसे खुलता है? 1100 रुपये, 1200 रुपये, इस तरह से आप वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मंथली इनकम स्कीम अकाउंट न्यूनतम 1000 रुपये से इससे ज़्यादा का ओपन करना है तो 1000 रुपये के गुणांक में किया जा सकता है। A maximum of rupees 9 lakh can be deposited in a single account and 15 lakh in joint account। अगर कोई भी सिंगल अकाउंट ओपन करता है, मैक्सिमम इसमें 9 लाख रुपए डिपॉजिट किए जा सकते हैं। और वहीं पे अगर कोई जॉइंट अकाउंट ओपन करता है, मैक्सिमम इसमें 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए जा सकते हैं। MIS का सिंगल अकाउंट मैक्सिमम 9 लाख रुपए का ओपन हो सकता है और जॉइंट अकाउंट मैक्सिमम 15 लाख रुपए का ओपन हो सकता है। इन अ जॉइंट अकाउंट ऑल द जॉइंट होल्डर्स शैल हैव इक्वल शेयर इन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है, उस जॉइंट अकाउंट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट या निवेश होगा, उस निवेश में सभी जॉइंट होल्डर्स का इक्वल शेयर रहेगा, बराबर हिस्सा रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जॉइंट अकाउंट जैसे मैक्सिमम 15 लाख रुपए के लिए खोला जा सकता है। अब मान लीजिए 3 वयस्क मिलकर आपस में एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं 15 लाख रुपए का। उन तीनों का इस 15 लाख रुपए में बराबर का हिस्सा रहेगा, यानी कि जो पहला जॉइंट होल्डर है उसका 5 लाख रुपए का हिस्सा, दूसरे जॉइंट होल्डर का भी 5 लाख रुपए का हिस्सा और तीसरे जॉइंट होल्डर का भी 5 लाख रुपए का हिस्सा रहेगा। तो मंथली इनकम स्कीम अकाउंट में अगर जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है, उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसमें सभी जॉइंट होल्डर्स का इक्वल शेयर रहता है। Deposits or shares in all MIS accounts opened by an individual shall not exceed 9 lakh rupees। किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, अब ये तो नहीं है कि आप MIS का सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप जितने चाहें उतने MIS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने मान लीजिए पहले 5 लाख रुपए का एक MIS अकाउंट ओपन किया, उसके बाद आप एक 2 लाख रुपए का अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद आप 2 लाख रुपए का एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो MIS जो अकाउंट आपके द्वारा खोले जाएंगे सिंगल अकाउंट के रूप में, उसमें आपका मैक्सिमम डिपॉजिट या शेयर 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने एक 5 लाख का एक 2 लाख का अकाउंट ओपन कर लिया तो आप 2 लाख का और एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा के निवेश का
अकाउंट आपके द्वारा फिर ओपन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके द्वारा जितने भी खाते खोले जाएंगे सभी में कुल मिलाकर आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लिमिट फॉर अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर एज गार्डियन शैल बी सेपरेट। अभिभावक के रूप में नाबालिग की ओर से खोले गए खाते की सीमा अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक द्वारा भी ये खाता ओपन किया जा सकता है। अब मान लीजिए क्या किया, कोई माता पिता हैं, उन्होंने अपना 9 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन किया। क्या मान लीजिए एक फादर है, उन्होंने क्या किया, अपने नाम पर 9 लाख रुपए का एक MIS अकाउंट ओपन किया। बाद में वो अपने बच्चे के लिए भी एक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी सीमा अलग से रहेगी। यानी कि वो अपने बच्चे के नाम पर भी, क्योंकि खाता तो उसके पिता की माध्यम से खुलेगा, तो जब भी गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर के लिए खाता खोलते हैं, अभिभावक अवयस्क के लिए खाता खोलते हैं, तो उसकी सीमा अलग हो जाती है। यानी कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट अलग हो जाएगी, फिर वो माइनर के लिए भी अलग से इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए की कर सकता है। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एंड सो ऑन टिल मैच्योरिटी। खाता खोलने की तारीख से 1 महीने के बाद ब्याज दिया जाएगा तथा परिपक्वता तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। मान लीजिए आप महीने की 15 तारीख को एक अकाउंट ओपन करते हैं MIS का, आपको उसका पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? आपने क्या किया, मार्च महीने की 15 तारीख को एक अकाउंट ओपन किया MIS का। उस MIS अकाउंट के ऊपर आपको पहला इंटरेस्ट या ब्याज कब मिलेगा? अगले महीने की 15 तारीख को, यानी कि अप्रैल मंथ की 15 तारीख को आपको उसके ऊपर पहली बार इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जिस तारीख को आप खाता खोलते हैं उसके अगले महीने उसी डेट को आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो खाता खोलने की तारीख से जब 1 महीना पूरा हो जाता है उसके बाद आपको इस खाते के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है और मैच्योरिटी तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। If the interest payable every month is not claimed by the account holder, such interest shall not earn any additional interest. यदि किसी खाता धारक के द्वारा हर महीने जो ब्याज मिलता है उस ब्याज के लिए दावा नहीं किया जाता तो इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको एडिशनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपने क्या किया, 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए MIS में, फिर उसके बाद आपको पहली बार कितना इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए आपको 2000 रुपये इंटरेस्ट मिला। ये 2000 रुपये का अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो मैच्योरिटी तक 5 साल तक ये 2000 रुपये एज इट इज़ रहेंगे, इसके ऊपर आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता है। In case any excess deposit made by depositor, the excess deposit will be refunded back and only post office saving account interest will be applicable from the date of opening of account to the date of refund. अगर किसी के द्वारा क्या किया जाता है, एक जो निर्धारित सीमा है 9 लाख रुपए की, उससे ज़्यादा का निवेश MIS में कर दिया जाता है तो जो भी एक्सेस डिपॉजिट होगा, आप मान लीजिए क्या कर देते हैं, 10 लाख रुपए MIS में डिपॉजिट कर देते हैं। लिमिट है सिर्फ 9 लाख रुपए की, आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा इसमें डिपॉजिट कर दिए तो ये जो 1 लाख रुपए एक्सेस डिपॉजिट है ये रिफंड कर दिया जाएगा और इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट दिया जाएगा। डाकघर बचत खाते के ऊपर मिलने वाली ब्याज दर इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको दी जाएगी और ये कब से लेकर कब तक दी जाएगी, जब खाता खुला, जब आपने एक्सेस उसमें डिपॉजिट किया उस तारीख से लेके जब तक आपको रिफंड नहीं होता, रिफंड की डेट तक आपको उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। Interest can be drawn through auto credit into saving account standing at same post office or ECS. अगर सेम पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है तो ऑटो क्रेडिट के माध्यम से आप उस अकाउंट में इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी CVS पोस्ट ऑफिस में आपका MIS अकाउंट है, अब तो मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस CVS पोस्ट ऑफिस हैं, लेकिन अगर
कोई भी नॉन CVS है तो उसमें अगर सेम पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है सेविंग का तो उसमें ऑटो क्रेडिट के माध्यम से इंटरेस्ट आएगा, और CVS पोस्ट ऑफिस है तो उसमें क्या हो जाएगा, MIS अकाउंट आपका चाहे किसी पोस्ट ऑफिस में खुलता है आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, फिर चाहे आपका सेविंग अकाउंट किसी भी CVS पोस्ट ऑफिस में क्यों ना हो। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ डिपॉजिटर, जमाकर्ता को जो ब्याज दिया जाता है वो कर लगाकर दिया जाता है। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले MIS खाते को बंद करना। नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई राशि वापस नहीं ली जा सकती। अगर आपने MIS में डिपॉजिट कर दिया तो डिपॉजिट करने के 1 वर्ष से पहले आप इसमें से विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। अगर आपको MIS में से विड्रॉल चाहिए, आपको MIS अकाउंट बंद करना है तो खाता खुलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद ही अकाउंट बंद किया जा सकता है। If account is closed after 1 year and before 3 years from the date of account opening, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष से पहले आप खाते को बंद करते हैं, a deduction equal to 2% from the principal will be deducted and remaining amount will be paid। तो खाते का जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, जो आपने निवेश किया होगा, उस निवेश में से 2% की डिडक्शन कर ली जाएगी और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी उसका भुगतान किया जाएगा। MIS खाता खुलने की तारीख के 1 वर्ष के बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है। अगर आप खाते को 1 वर्ष के बाद और 3 वर्ष से पहले बंद कर रहे हैं तो प्रिंसिपल से 2% की डिडक्शन कर ली जाएगी। इफ अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 3 years and before 5 years from the date of account opening, a deduction equal to 1% from the principal will be deducted and remaining amount will be paid। अगर क्या होता है, आप खाते को 3 साल के बाद लेकिन 5 वर्ष से पहले बंद कर रहे हैं तो प्रिंसिपल से 1% की डिडक्शन कर ली जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट आपको दे दी जाएगी। MIS का खाता 5 वर्ष की अवधि के लिए खुलता है। अब खाते को आप 1 वर्ष पूरा होने से पहले बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया, यहाँ पे 1 वर्ष पूरा हुआ, यहाँ पे आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। 1 वर्ष के बाद आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। 1 वर्ष के बाद जब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं तो आपने मान लीजिए 1 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में खाते को बंद किया, आपके खाते के प्रिंसिपल से 2% की डिडक्शन हो जाएगी। अगर आप खाते को 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद कर देते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले बंद करते हैं और 3 वर्ष के बाद बंद कर रहे हैं, तो खाते के प्रिंसिपल से 1% की डिडक्शन कर ली जाएगी। Account can be prematurely closed by submitting prescribed application form with passbook at concerned post office। संबंधित डाकघर में निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक देकर आप अपना अकाउंट समय से पहले बंद कर सकते हैं। मैच्योरिटी की बात करें, MIS का अकाउंट मैच्योर कब होता है? अकाउंट में बी क्लोज्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। खाता खुलने की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने पर खाता बंद होगा या मैच्योर हो जाएगा। और आप इसको कैसे बंद करवा सकते हैं? आपको संबंधित डाकघर में निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में पासबुक देनी होगी। इस तरह से आप अपने मैच्योर हुए खाते को बंद कर सकते हैं। In case the account holder dies before the maturity, the account may be closed and amount will be refunded to nominee or legal heir। अगर खाते की मैच्योरिटी से पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि खाते के 5 वर्ष पूरे होने से पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, खाते को बंद किया जा सकता है और उसकी जो अमाउंट होगी वो उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को रिफंड कर दी जाएगी। इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू प्रीसीडिंग मंथ इन विच रिफंड इज मेड। और ऐसी स्थिति में रिफंड पिछले महीने तक दिया, रिफंड के
पिछले महीने तक आपको ब्याज दिया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने MIS का अकाउंट ओपन किया, जनवरी मंथ में उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, जो क्लेम करते हैं, उसका ये नॉमिनी है या लीगल हायर है, जो भी उसकी अमाउंट के लिए क्लेम करेगा, रिफंड के लिए क्लेम करेगा, वो क्या करता है, अप्रैल मंथ में क्लेम करता है। अप्रैल मंथ में उसको उसकी अमाउंट जब रिफंड कर दी जाएगी तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कब तक दिया जाएगा, जिस महीने में रिफंड दिया जाएगा, जिस महीने में रिफंड दिया जाएगा वो मान लीजिए अप्रैल मंथ में दिया जाता है, तो आपको इस MIS अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कब तक दिया जाएगा, जिस महीने में रिफंड दिया जाएगा उसके पिछले महीने तक, यानी कि मार्च महीने तक आपको इस खाते के लिए इंटरेस्ट या ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम अकाउंट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता। एन इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी, वो अपना सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर उसकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी, अपना सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन कर सकता है। रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉइज अबव 55 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी सिविलियन एम्प्लॉई है जब वो रिटायर होता है, मान लीजिए उसकी रिटायरमेंट 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच में हो रही है, ऐसी स्थिति में दैट इन्वेस्टमेंट टू बी मेड विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो क्या कर सकता है, अपना सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन कर सकता है। कोई भी रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉई है वो अपनी 55 वर्ष और 60 वर्ष की आयु के बीच में भी अकाउंट ओपन कर सकता है सीनियर सिटीजन का, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब उसको रिटायर बेनिफिट मिलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के भीतर उसको इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट या निवेश करना होगा। अब ये लिमिट भी चेंज हो गई है, 3 महीने हो गई है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू वी साइट चल रहे हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में बात की थी। अभी हम साइट के अकॉर्डिंग करेंगे, बाद में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उनको रिवीजन में हम करेंगे ताकि अभी कंफ्यूजन ना हो। आप साइट से देखेंगे, फिर मेरा पढ़ाया देखेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी अकॉर्डिंग टू साइट कर लीजिए, बाद में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं अलग से आपको बता देंगे। तो इसमें बताया गया है कि सीनियर सिटीजन का जो खाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा खोला जा सकता है जब उसकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई भी रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉई है वो 60 वर्ष की आयु से पहले भी इस खाते को ओपन कर सकता है। कब, जब उसकी आयु 55 वर्ष से ज़्यादा होगी तब वो इस खाते को ओपन कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, जब वो रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद जब उसको रिटायर बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, उस पैसे के मिलने के 1 महीने के भीतर वो इसमें इन्वेस्टमेंट या निवेश कर सकता है। Retired defense employees above 50 years of age and below 60 years of age are subject to condition that investment to be made within 1 month of receipt of the retirement benefit। और अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉई है वो रिटायर होता है, सिविलियन एम्प्लॉई के मामले में उसकी आयु 55 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, और रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई के मामले में अगर उसकी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा है तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है। सिविलियन एम्प्लॉई की आयु 55 वर्ष से ज़्यादा होने पर, रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय होने पर 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु अगर है तो वो इस खाते में निवेश कर सकता है। उसके लिए भी कंडीशन यही है कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के भीतर उसको इस खाते में इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा। अकाउंट कैन बी ओपन्ड एज इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विद स्पाउस ओनली। सीनियर सिटीजन का जो खाता है या तो एक व्यक्ति अपने नाम पर खोल सकता है, या फिर अगर उसको जॉइंट अकाउंट ओपन करना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब वो अपना खुद का खाता स्वयं ही खोल रहा है, उसमें किसी को हिस्सेदार नहीं बना रहा है। लेकिन अगर वो जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो सिर्फ स्पाउस के साथ कर सकता है, यानी कि अगर पति खाता खोल रहा है तो अपनी पत्नी के साथ खोलेगा, अगर पत्नी अकाउंट ओपन कर रही है तो अपने पति के साथ खोल सकती है। इसके अलावा किसी और को इस खाते में जॉइंट होल्डर नहीं बनाया जाएगा, पति या पत्नी ही इस खाते में जॉइंट होल्डर हो सकते हैं।
द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर। और इस खाते में जितना भी निवेश किया जाएगा वो केवल किसको, फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही एट्रीब्यूटेबल रहेगा, यानी कि उसी को समर्पित रहेगा। जितना भी इसमें निवेश किया जाएगा उस पर किसका अधिकार रहेगा, फर्स्ट अकाउंट होल्डर का। जैसे हमने MIS अकाउंट की बात की कि अगर 3 अडल्ट मिलकर MIS अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सभी का उस MIS अकाउंट की इन्वेस्टमेंट में इक्वल शेयर होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में ऐसा नहीं है। अगर इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है, यानी कि स्पाउस के साथ ही अकाउंट खुलेगा, अगर ऐसा ज्वाइंट अकाउंट ओपन होता है तब भी इस खाते में जो भी निवेश किया जाएगा वो केवल फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही समर्पित रहेगा। फर्स्ट अकाउंट होल्डर ही उस निवेश का अधिकार अपने पास रखेगा। डिपॉजिट की बात करें, मिनिमम डिपॉजिट शैल बी ₹1000 इन मल्टीपल ऑफ 1000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट अप टू ₹30 लाख इन ऑल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट्स ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल। खाता न्यूनतम 1000 रुपये से खोला जा सकता है। इससे ज़्यादा की राशि का आपको खोलना है तो 1000 रुपये के मल्टीपल में ही खुलेगा। शुरुआत में मिनिमम 1000 रुपये से खाता खोला जा सकता है। इससे ज़्यादा राशि का अकाउंट अगर ओपन करना है तो 2000 रुपये से खुल सकता है, या फिर वो 3000 रुपये से खुल सकता है, यानी कि 1000 रुपये के मल्टीपल में। और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल के द्वारा जितने चाहे उतने सीनियर सिटीजन खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन सभी खातों में अधिकतम निवेश, जितने भी उसने खाते खोले हैं उन सभी खातों के अगर निवेश की बात करें तो सभी खातों का निवेश 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो जितने चाहे उतने सीनियर सिटीजन खाते खोल सकता है और सभी सीनियर सिटीजन खातों का मैक्सिमम निवेश 30 लाख रुपए हो सकता है। ये नहीं अलग अलग कर देना है कि एक खाते का 30 लाख दूसरे का 30 लाख, नहीं, सभी खातों का मिलाकर मैक्सिमम 30 लाख रुपए निवेश हो सकता है। इन केस एनी एक्सेस डिपॉजिट मेड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, अगर किसी भी मामले में सीनियर सिटीजन खाते में एक्सेस डिपॉजिट कर दिया जाता है, 30 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया जाता है, एक्सेस अमाउंट विल बी रिफंडेड इमीडिएटली टू डिपॉजिटर एंड ओनली पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेस डिपॉजिट टू द डेट ऑफ रिफंड। अगर आप क्या करते हैं, किसी मामले में सीनियर सिटीजन में 30 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट कर देते हैं तो एक्सेस कैश इमीडिएट जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और उस वापस किए हुए या एक्सेस अमाउंट के ऊपर डेट ऑफ क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रिफंड से लेकर डेट ऑफ जब आपने खाता ओपन किया उस तारीख से लेकर डेट ऑफ रिफंड तक उसके ऊपर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट ही दिया जाएगा। क्या जब आपने उसमें एक्सेस डिपॉजिट किया, मान लीजिए आपने क्या कर लिया, जनवरी महीने तक अपने सीनियर सिटीजन में 30 लाख रुपए जमा कर लिए और फिर क्या होता है उसको आप मार्च मंथ में क्या कर लेते हैं, उसमें 2 लाख रुपए और डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, एक्सेस डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये जो 2 लाख रुपए एक्सेस डिपॉजिट हुए हैं तुरंत जैसे ही पता चलेगा आपको वापस कर दिए जाएंगे। और जब आपने एक्सेस डिपॉजिट किया वो कब किया, मार्च मंथ में, तो उस तारीख से जब इसमें एक्सेस डिपॉजिट आप करते हैं उस तारीख से लेकर डेट ऑफ रिफंड तक इस 2 लाख रुपए के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा, डाकघर बचत खाते वाला दिया जाएगा। Investment under this scheme qualifies for the benefit of Section 80C of Income Tax Act 1961। इस योजना के तहत किया गया निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत लाभ के लिए योग्य रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड एप्लीकेबल फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट टू 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर। अब जब भी सीनियर सिटीजन खाते में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा त्रैमासिक आधार पर दिया जाएगा, 3 महीने के बाद दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपने अकाउंट ओपन किया ओपनिंग डेट से 3 महीने के बाद दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने खाता जब मर्जी खोला, आपको इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा, 31 मार्च को
30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को। अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, फरवरी मंथ में एक सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसमें पहला इंटरेस्ट आपको 31 मार्च को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने जब पूरे होंगे उस समय इंटरेस्ट दिया जाएगा, त्रैमासिक आधार पर दिया जाता है, लेकिन डेट उसके लिए फिक्स है कि इन्हीं डेट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो फरवरी मंथ में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो फरवरी मंथ का और मार्च मंथ का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो 31 मार्च को आपको दे दिया जाएगा। If the interest payable every quarter is not claimed by an account holder, such interest shall not earn additional interest. जो भी इसमें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट या ब्याज दिया जाएगा, अगर उसके ऊपर आप क्लेम नहीं करते हैं, उसके लिए दावा नहीं करते हैं, इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई भी अतिरिक्त इंटरेस्ट या ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑटो क्रेडिट इनटू सेविंग अकाउंट स्टैंडिंग एट सेम पोस्ट ऑफिस। अगर सेम पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग का अकाउंट है तो ऑटो क्रेडिट के माध्यम से सेविंग के अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। अगर आपका किसी सीवीएस पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन का अकाउंट है तो जो भी इंटरेस्ट आएगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में, चाहे वो किसी भी सीवीएस पोस्ट ऑफिस में होगा, आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट या जमा कर दिया जाएगा। Interest is taxable if total interest in all senior citizen savings scheme accounts exceeds 50,000 in a financial year। जितने भी आपने सीनियर सिटीजन खाते खोले हैं, अगर उन सभी से मिलने वाला इंटरेस्ट या ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट हैं उन सभी से मिलने वाला ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, एंड TDS एट दी प्रेस्क्राइब्ड रेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी टोटल इंटरेस्ट पेड। तो जो भी आपको टोटल इंटरेस्ट दिया जाएगा उसमें से निर्धारित दर पर TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा। नो TDS विल बी डिडक्टेड इफ फॉर्म 15G और 15H इज सबमिटेड। अगर आपने 15G या 15H फॉर्म सबमिट किया है तो कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि जो भी आपका इंटरेस्ट मिला है आपको वो निर्धारित लिमिट से, निर्धारित सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी इसमें TDS डिडक्शन नहीं होगी। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले सीनियर सिटीजन खाते को बंद करना। अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग। खाता जैसे आपने खोला उस तारीख के बाद आप जब मर्जी इसको चाहें तो बंद कर सकते हैं। खाता खोलने की तिथि के बाद किसी भी समय आप खाते को बंद कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, जब आपका दिल करे आप सीनियर सिटीजन के खाते को बंद कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जैसे MIS है ये 1 वर्ष के बाद ही बंद होगा, या फिर RD खाता है 3 वर्ष के बाद ही बंद होगा, या फिर हमारे पास हमने बात की MIS की, या फिर हमने बात की टाइम डिपॉजिट अकाउंट की कि 1 वर्ष के बाद ही बंद होगा, ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन का खाता खोलने की तारीख के बाद आप जब मर्जी चाहे बंद कर सकते हैं। इफ अकाउंट क्लोज्ड बिफोर 1 ईयर नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर आप खाता जब मर्जी तो बंद कर सकते हैं, आपने खाता खुलने की तारीख से अगर 1 वर्ष के भीतर उसे बंद कर दिया, नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल, इसमें कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। एंड इफ एनी इंटरेस्ट पेड इन अकाउंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल। और अगर इसमें आपको कोई इंटरेस्ट मिला होगा आपके प्रिंसिपल से वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। त्रैमासिक आधार पर इंटरेस्ट दिया जाता है, 1 वर्ष से पहले अगर आप इसको बंद कर रहे हैं तो सीनियर सिटीजन के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो आपके खाते के मूलधन से उसको रिकवर कर लिया जाएगा। इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग। यदि खाता खुलने की तारीख के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले आप इस खाते को बंद करते हैं, एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो मूलधन राशि से 1.5% अमाउंट की कटौती कर ली जाएगी, डिडक्शन कर ली जाएगी। 1 साल से पहले आप खाता बंद कर रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट दिया गया होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के खाते को 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले बंद कर रहे हैं तो उस खाते के प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% की डिडक्शन कर ली जाएगी।
If account closed after 2 years but before 5 years from the date of opening, an amount equal to 1% will be deducted from principal amount. अगर खाता खुलने की तारीख के 2 वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष से पहले आप खाते को बंद कर रहे हैं तो उस खाते के प्रिंसिपल अमाउंट से 1% की डिडक्शन कर ली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाता आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया, आप इसको जब मर्जी बंद कर सकते हैं। अगर आपने 1 वर्ष के पहले इस खाते को क्लोज कर दिया, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले आप खाते को बंद कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% की डिडक्शन कर ली जाएगी। अगर खाते को 2 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में आप क्लोज कर रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट से 1% की डिडक्शन कर ली जाएगी। Extended account can be closed after the expiry of 1 year from the date of extension of account without any deduction। आगे हम करेंगे कि अकाउंट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बाद। और अगर इस तरह का कोई एक्सटेंडेड अकाउंट है, एक्सटेंडेड अकाउंट का क्या अर्थ हो जाएगा, कोई भी अकाउंट जब मैच्योर होता है, मैच्योरिटी पे आपको कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं तो उन ऑप्शंस में क्या होता है, कुछ खातों में ये ऑप्शन होती है कि फर्दर आप उन खातों को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे की अवधि के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन का खाता है, पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए खुलेगा, फिर नेक्स्ट आप इसको 3 वर्ष की अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप इसको आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए एक्सटेंड करेंगे, उन 3 वर्षों की अवधि में एक्सटेंडेड अकाउंट को जब मैच्योरिटी डेट के 1 वर्ष के बाद आपने उसको क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड अकाउंट विदाउट एनी डिडक्शन। तो इस तरह के एक्सटेंडेड अकाउंट को डेट ऑफ एक्सटेंशन के 1 वर्ष के बाद अगर बंद किया जाता है तो कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी। पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए खाता खुला, फिर मान लीजिए जब मैच्योर हुआ, मैच्योरिटी के समय आप उसको 3 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। जब 1 वर्ष एक्सटेंशन को बीत जाएगा, यानी कि इस खाते के 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 6ठे वर्ष, 7वें वर्ष और 8वें वर्ष अगर इसको क्लोज किया जाता है तो कोई भी डिडक्शन नहीं की जाती है। अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, सीनियर सिटीजन का खाता मैच्योर होने पर कैसे बंद होगा। अकाउंट में बी क्लोज आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। संबंधित डाकघर में खाता खुलने की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने पर, जिस तारीख को खाता ओपन हुआ, खाता ओपन होने से लेकर 5 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे, 5 वर्ष के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और मैच्योर हुए खाते को संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन प्रपत्र देकर और साथ में पासबुक देकर आप उसे क्लोज करवा सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, from the date of death, account shall earn interest at rate of post office saving account। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेट ऑफ डेथ से आपको उस खाते के ऊपर पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अभी हमने MIS अकाउंट की बात की। MIS अकाउंट में क्या रहता है, जिस महीने में आप MIS अमाउंट की रिफंड लेते हैं, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में जिस महीने आप MIS अकाउंट के लिए रिफंड लेते हैं उसके पिछले महीने तक MIS का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में ऐसा नहीं है। जिस तारीख को अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उसकी डेट ऑफ डेथ के बाद जब तक आप क्लेम नहीं करते उस समय सीमा के भीतर आपको उस खाते के ऊपर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट रेट ही दिया जाएगा। डाकघर बचत खाते की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। In case a spouse is a joint holder or a sole nominee, account can be continued till maturity if spouse is eligible to open senior citizen savings scheme account and not have another senior citizen savings scheme account। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या तो आप खाता क्लोज करेंगे या फिर खाता कंटिन्यू रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है, अब सीनियर सिटीजन का खाता कौन खोल सकता है, स्पाउस के द्वारा, यानी कि हस्बैंड या वाइफ के द्वारा खोला जा सकता है। इन दोनों के द्वारा मिलकर ये खाता ओपन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सिर्फ हस्बैंड ने अकाउंट ओपन किया और उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी लगा दिया,
क्या उसने क्या किया, अपनी वाइफ को उस अकाउंट का नॉमिनी बना दिया। अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो वाइफ उस खाते को कंटिन्यू रख सकती है, लेकिन कैसे रख सकती है, उस खाते के लिए ये वाइफ भी एलिजिबल होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करने के लिए उसकी वाइफ एलिजिबल होगी तो उस खाते को मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रख सकती है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए दोनों ने मिलकर अकाउंट ओपन किया था, हस्बैंड प्लस वाइफ ने अकाउंट ओपन किया था, दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उस खाते को कंटिन्यू रख पाएगा, लेकिन वो सीनियर सिटीजन खाता खोलने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनका कोई भी अदर सीनियर सिटीजन का अकाउंट नहीं होना चाहिए, तभी वो उस खाते को कंटिन्यू रख पाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की बात करें, अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड द अकाउंट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब खाता मैच्योर हो जाएगा, कब हो जाएगा, खाता खुलने की तारीख के 5 वर्ष के बाद हो जाएगा। जब खाता मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के बाद आप इसको फर्दर 3 वर्ष की अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल के लिए इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पासबुक के साथ संबंधित डाकघर में देना होगा। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष के लिए इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 1 year ऑफ मैच्योरिटी। और सीनियर सिटीजन का अकाउंट जब 5 वर्ष के बाद मैच्योर हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष के भीतर आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। कितने समय के लिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए। एक्सटेंडेड अकाउंट शैल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। जैसे हमने आरडी अकाउंट की बात की थी, आरडी अकाउंट में कैसे होता है, जब आपने अकाउंट ओपन किया, जब शुरुआत में आप अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट के ऊपर जो आरडी की इंटरेस्ट रेट थी, ब्याज दर थी, वही आपको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए दी जाएगी। लेकिन सीनियर सिटीजन में ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन में डेट ऑफ मैच्योरिटी के समय जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा, ब्याज दर रहेगी, वो आपको एक्सटेंडेड अकाउंट के लिए फिर आगे दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ या लोक भविष्य निधि खाता। कौन इस खाते को खोल सकता है, अ सिंगल अडल्ट बाय रेजिडेंट इंडियन। किसी भी सिंगल वयस्क के द्वारा खोला जा सकता है, लेकिन कंडीशन यह है वो भारत का निवासी होना चाहिए। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अवयस्क या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपनड ऑल अक्रॉस द कंट्री, आइदर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक। पूरे देश में आप एक ही खाता खोल सकते हैं, चाहे आप डाकघर में, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में, चाहे आप बैंक में। डाकघर पोस्ट ऑफिस एक ही चीज़ है, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करें चाहे आप बैंक में ओपन करें, सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है। अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करते हैं, बाद में आपको लगता है मुझे बैंक में इसको ट्रांसफ़र करना है, तो आप कर सकते हैं। बैंक में आपने ओपन किया है, उसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक ही खाता आप ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें, मिनिमम डिपॉजिट ₹500 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये आपको इसमें जमा करने होंगे। एंड मैक्सिमम डिपॉजिट इज ₹1.50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम इसमें 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। न्यूनतम आपको 500 रुपये करने हैं, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। Maximum limit of 1.50 lakh shall be inclusive of the deposits made in his or her own account and in the account opened on behalf of minor। ये जो 1.5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है, उनके खुद के खाते में जमा की गई और उनकी ओर से खोले गए अवयस्क के खाते में जमा की गई राशि के लिए है। मतलब कि ये 1.5 लाख रुपए अपने खाते में प्लस उसके द्वारा अगर माइनर अकाउंट ओपन किया है तो दोनों खातों में मैक्सिमम वो 1.5 लाख रुपए टोटल मिलाकर जमा कर सकता है। अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर।
अब आपका अगर लोक भविष्य निधि खाता है, पीपीएफ खाता है, आप उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी मर्जी बार चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट जो भी क्या आएगा वो 50 रुपये के मल्टीपल में रहेगा और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। जो आप इसमें डिपॉजिट करेंगे वो 50 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए और आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। Account can be opened by cash or check, and in case of check, the date of realization of check in government account shall be date of opening of account or subsequent deposit in account. जो खाता खोला जाएगा वो कैश या चेक के माध्यम से खोला जाएगा। अगर आप चेक का यूज़ करते हैं तो जिस तारीख को चेक क्लियर होता है वही उस खाते की डेट, ओपनिंग डेट मानी जाएगी या सब्सिक्वेंट डिपॉजिट की डेट मानी जाएगी। ठीक है, जब क्या होता है खाता सरकारी खाते में वसूल हो जाता है उस तिथि को खाता खोलने की या सब्सिक्वेंट डिपॉजिट की तारीख माना जाएगा। डिपॉजिट्स क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य रहती है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अकाउंट, खाता बंद होना। If in a financial year minimum deposit of ₹500 is not made, the said PPF account shall become discontinued. अगर किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये आप जमा नहीं करते हैं जो आपको करने हैं तो पीपीएफ खाता डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लोन और विड्रॉल फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन डिसकंटिन्यूड अकाउंट, और खाता अगर डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको लोन या विड्रॉल फैसिलिटी नहीं मिलती है। डिसकंटिन्यूड अकाउंट कैन बी revived by depositor before maturity of account by deposit minimum subscription, यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है 500 रुपीज़ है एक वर्ष के लिए प्लस 50 रुपीज़ डिफॉल्ट फीस फॉर ईच डिफॉल्टेड ईयर। अगर आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आप उसको रिवाइव कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। अब कैसे रिवाइव कर सकते हैं, मान लीजिए आप उसमें 4 फाइनेंशियल ईयर्स तक क्या करते हैं डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ये 4 फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएंगे डिफॉल्टेड ईयर हो जाएंगे। इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आपको हर एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये के हिसाब से देना होगा, यानी कि 2000 रुपये आपको इसमें देने होंगे, प्लस हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 50 रुपये डिफॉल्ट फीस देनी होगी, यानी कि 4 फाइनेंशियल ईयर आपने इसमें डिपॉजिट नहीं किया है तो 200 रुपीज़ इसमें डिफॉल्ट फीस आ जाएगी। तो इस तरह की मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लस 50 रुपये डिफॉल्ट फीस देकर आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। The total deposit in a year shall be inclusive of deposits made in respect of years of default of previous financial year. एक वर्ष में कुल जमा राशि में पिछले वित्तीय वर्षों के चूक वर्षों के संबंध में की गई जमा राशि भी शामिल होगी। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर अधिसूचित ब्याज इसमें दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इसमें तिमाही आधार पर दिया जाता है। इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर अ कैलेंडर मंथ। किसी भी कैलेंडर माह के लिए ब्याज की गणना कैसे की जाएगी, ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन अकाउंट बिटवीन क्लोज ऑफ 5th डे एंड एंड ऑफ मंथ। तो जैसे महीने का 5वां दिन एंड हो जाएगा उसके बाद और महीने के एंड से पहले इन दोनों समय पीरियड्स के बीच में जो भी न्यूनतम राशि होगी खाते में उस न्यूनतम राशि के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज खाते में जमा किया जाएगा। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू अकाउंट एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, फिर अकाउंट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका खाता जहां भी होगा वहीं पर आपका इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करते हैं उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक में ओपन करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए शुरुआत में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किया, फिर एक फाइनेंशियल ईयर ऐसा आया आप उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो फिर आपका अगर बैंक में खाता है तो इंटरेस्ट रेट भी आपको वहीं पर दिया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका खाता जहां भी स्टैंड करेगा वहीं पर आपको इंटरेस्ट इसका दिया जाएगा।
इंटरेस्ट अर्नड इज टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त रहता है। आगे चलते हैं, लोन की बात करते हैं। लोन कैन बी टेकन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। ऋण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 वर्ष बाद लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक सदस्यता की गई थी। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी तभी समझ आएगी। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, एक खाता ओपन कर रहे हैं 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है, जब ये समाप्त हो जाएगा, इसकी समाप्ति के 1 वर्ष के बाद, इसकी समाप्ति के 1 वर्ष के बाद आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। जैसे 2024-25 में अकाउंट आपने ओपन कर लिया, इस खाते के ऊपर आपको लोन कब मिलेगा, ऋण कब मिलेगा? 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है जब वो एंड हो जाएगा। कब एंड हो जाएगा? 31 मार्च 2025 को ये खाते का, ये 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के 1 वर्ष के बाद, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 1 वर्ष के बाद, यानी कि 31 मार्च 2026 को जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। यानी कि इसकी समाप्ति के बाद आगे कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा? 2026-2027 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो अगर आप एक अकाउंट 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ओपन करते हैं तो 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में इसके ऊपर ऋण लिया जा सकता है। 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर में इसमें कोई भी ऋण सुविधा आपको नहीं मिलेगी। एक फाइनेंशियल ईयर बीच में ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आप इसके ऊपर ऋण ले सकते हैं। Loan can be taken before expiry of 5 years from the end of the year in which the initial subscription was made। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप खाता ओपन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने इनिशियल सब्सक्रिप्शन किया, उसकी समाप्ति के 5 वर्ष पूरे होने से पहले आप इसके ऊपर ऋण ले सकते हैं। ऋण उस वर्ष के अंत से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लिया जा सकता है जिसमें आप अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे कि अगर आपने 2024-25 में क्या किया, एक खाता ओपन किया, ठीक है, इसके ऊपर आपको ऋण कब से मिल जाएगा? 2026 से 27 और 5 फाइनेंशियल ईयर नहीं आ जाएगा। जैसे 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके खत्म होने के 5 वर्ष के भीतर आप इसके ऊपर ऋण ले सकते हैं। कितना ऋण ले सकते हैं? लोन कैन बी टेकन अप टू 25% ऑफ बैलेंस। जो भी आपके खाते का बैलेंस होगा उसका 25% आप लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन कौन से बैलेंस की बात की है? क्रेडिट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच लोन इज अप्लाइड। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके 2 वर्ष आपने पीछे चले जाना है। जिस वर्ष भी आप ऋण ले रहे हैं उसके ठीक पहले मतलब पीछे चले जाना है। दूसरे वर्ष के अंत में जमा जो भी शेष राशि होगी उसका 25% तक ऋण लिया जा सकता है। अब यहाँ पे फिर से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2024-25 के दौरान मान लीजिए आप एक पीपीएफ खाते के ऊपर ऋण लेना चाहते हैं। कितना ऋण आपके द्वारा लिया जा सकता है? 2024-25 के पहले क्या आ जाएगा आपके पास? 2023-2024 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर को आपने छोड़ देना है। इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ देना है। ये पहला फाइनेंशियल ईयर आ गया। हमें कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाना है? सेकेंड ईयर में, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में चले जाना है। इसके पीछे कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा? 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। ये हम पहुंच गए जहां पे बात की है एंड ऑफ सेकेंड ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर इन विच लोन इज अप्लाइड। तो जिस भी आप फाइनेंशियल ईयर में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बिल्कुल तुरंत आपने पिछले दूसरे साल में फाइनेंशियल ईयर में चले जाना है, जो कि 2022 और 23 का फाइनेंशियल ईयर है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में, इसके एंड में चले जाना है। अब फाइनेंशियल ईयर में पहुंच के इसका एंड कब होगा? इसका एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च 2023 को।
ठीक है, 31 मार्च 2023 को इस फाइनेंशियल ईयर का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी कि इस डेट को इस खाते में जो भी बैलेंस होगा उसका 25% आप लोन के रूप में ले सकते हैं। अब इसको फिर से देखिए, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि आप लोन कब ले सकते हैं, अगर आप आज की डेट में खाता ओपन कर रहे हैं, आज का जो इस वर्ष का फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो जाएगा, उसके एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसका अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें आपको ऋण मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 2024-25 में खाता ओपन किया, ठीक है, अब इसमें 2026-27 में आप ऋण ले सकते हैं। तो 2026 या 27 में जब आप ऋण के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कौन सा ऋण मिलेगा, इसमें देखिए 2025-2026 का फाइनेंशियल ईयर बीच में आएगा, इसके पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में चले जाना है जो कि 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर होगा जिसमें आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट ओपन किया और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी कि 31 मार्च 2025 तक आपने जो भी खाते में डिपॉजिट किया होगा उसका 25% आप 2026 से 27 के फाइनेंशियल ईयर में लोन के रूप में ले सकेंगे। इसको इस तरह से आपने एग्जांपल से समझ लेना है, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। ओनली वन लोन कैन बी टेकन इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में आप केवल एक ही लोन ले पाएंगे। सेकंड लोन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड टिल फर्स्ट लोन वाज नॉट रीपेड, जब तक आप पहला लिया हुआ ऋण वापस नहीं करते हैं तब तक आपको दूसरा ऋण नहीं मिलेगा। इफ लोन रीपेड विद इन 36 मंथ्स ऑफ लोन टेकन, लोन लेने के 36 महीने के भीतर अगर आप लोन वापस करते हैं, लोन इंटरेस्ट रेट एट दी 1% पर एनुम शैल बी एप्लीकेबल, तो उस लोन के ऊपर 1% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। अगर 36 महीने के बाद आप ऋण वापस करते हैं तो ऋण वितरण की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से ऋण ब्याज लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विड्रॉल की बात करते हैं। अब खाता खुलने वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 वर्ष पूरे होने तक आप इसमें ऋण ले सकते हैं, उसके बाद आपको ऋण नहीं मिलेगा, उसके बाद आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। अ सब्सक्राइबर कैन टेक 1 विड्रॉल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 5 years एक्सक्लूडिंग ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जिस वर्ष आप खाता ओपन करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर जब 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इन 5 वर्षों के दौरान आप क्या कर सकते हैं, 5 वर्षों के दौरान आप ऋण ले सकते हैं। अगर ये 5 वर्ष खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप इसमें से विड्रॉल ले सकते हैं। इफ अकाउंट ओपन ड्यूरिंग 2024 to 25, द विड्रॉल कैन बी टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर 2030 और 31। क्या बोला गया है, और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में आप खाता खोल रहे हैं तो 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें ऋण ले सकते हैं। जैसे आपने क्या हुआ 2024-25 में एक अकाउंट ओपन किया, फिर उसके बाद 25-26 का फाइनेंशियल ईयर आएगा, फिर 26 से 27 का आएगा, फिर 27-28 का आएगा, फिर 28 और 29 का आएगा, फिर उसके बाद 30 और 31 का आ जाएगा। इस तरह से ये फाइनेंशियल ईयर आ गया। 2024-25 का एक फाइनेंशियल ईयर, ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है। इस तरह से ये फाइनेंशियल ईयर आपके पास आ जाएंगे। 2024-25 में आपने अकाउंट ओपन किया, इसका एक वर्ष बीत जाने के बाद यानी कि 2026 से 27 के फाइनेंशियल ईयर में आप इसके ऊपर ऋण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला फाइनेंशियल ईयर, ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर, ये तीसरा फाइनेंशियल ईयर, ये चौथा, और 2029-30 का क्या आ जाएगा, 5वां फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। पहले फाइनेंशियल ईयर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, तीसरे और चौथे और 5वें फाइनेंशियल ईयर में आप क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जब ऋण लेने की अवधि समाप्त हो जाएगी यानी कि ये 5 वर्ष की अवधि बीत जाएगी, उसके बाद की जो अवधि शुरू हो जाएगी उसमें जैसे 30-31 आगे फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वो छठा फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें आप ऋण नहीं ले सकते, उसमें आपको विड्रॉल मिल सकती है। अमाउंट ऑफ विड्रॉल, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि आप इसमें विड्रॉल ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ विड्रॉल कैन बी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस एट द क्रेडिट एट द एंड ऑफ 4th preceding ईयर और एट द एंड ऑफ preceding ईयर whichever इज लोअर। ठीक है, निकासी की राशि चौथे पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में जमा शेष राशि के 50% तक ली जा सकती है, दोनों में से जो भी कम होगा।
एग्जाम्पल दे रखी है कि मान लीजिए आप क्या करते हैं 2024-25 में एक विड्रॉ लेते हैं, 2024-2025 में एक विड्रॉ लेते हैं। किस राशि की आप 50% तक विड्रॉल इसमें ले सकते हैं? तो एंड ऑफ फोर्थ प्रीसीडिंग ईयर, इससे आपने पीछे 4 वर्ष चले जाना है, ठीक है। इसके पहले क्या आ जाएगा, 23-24 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। फिर उसके बाद 22-23 का फाइनेंशियल ईयर आएगा। फिर उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा, 21-22 का आ जाएगा, और 20-21 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर, 3 और 4 फाइनेंशियल ईयर हो जाएंगे। जिसमें बोला है कि आपने चौथे पिछले फाइनेंशियल ईयर में चले जाना है, यानी कि 2024 अगर 25 में आपने खाता ओपन किया है तो इसके चौथे हम पीछे फाइनेंशियल ईयर में चले जाएं तो वो कौन सा आ जाएगा, 20-21 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। और चौथे जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा, चौथे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका एंड कब हो जाएगा, 31 मार्च 2021 को हो जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2021 को आपके खाते का जो बैलेंस था, यानी कि वो मान लीजिए 1 लाख रुपए था, तो आप उसे 1 लाख रुपए का 50% विड्रॉल ले सकते हैं 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। या फिर ठीक है, ये नहीं आप ले सकते, ऐसा नहीं कि सीधा आप गए और ये आपको मिल गया, नहीं। इसमें और क्या देखा जाएगा, इसमें और देखा जाएगा, इसमें क्या देखा जाएगा, और एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, विच एवरेज लोअर, या देखा जाएगा कि पिछले वर्ष के अंत में, ठीक है, इसमें देखा जाएगा कि पिछले वर्ष के अंत में, पिछला वर्ष का अंत कब हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो 2000 आपके पास 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में आप विड्रॉल ले रहे हैं, तो ये 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है, जब वो एंड हो रहा है तो उस एंड में भी देखा जाएगा, इसमें भी देखा जाएगा कि कितना बैलेंस है। अगर वो कितना है आपके पास, 2 लाख है, या आपने पहले लोन लिया है या ऋण लिया है, कुछ भी है, दोनों को देखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी उसका 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं। अकाउंट विल बी मैच्योर आफ्टर 15 फाइनेंशियल ईयर्स एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जिस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट ओपन किया जाता है उसको छोड़ देना है, उसके बाद और 15 फाइनेंशियल ईयर के बाद ये खाता मैच्योर होगा। ऑन मैच्योरिटी डिपोजिटर हैज़ दी फॉलोइंग ऑप्शंस। जब खाता मैच्योर हो जाएगा, खाता धारक के पास कौन कौन से विकल्प रहेंगे। Can take maturity payment by submitting account closure form along with passbook at concerned post office। तो वो maturity payment ले सकता है 15 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद। जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो उसकी पेमेंट ले सकता है संबंधित डाकघर में अकाउंट क्लोजर फॉर्म और पासबुक जमा करके। कैन रिटेन मेच्योरिटी वैल्यू इन हिज और हर अकाउंट फर्दर विदाउट डिपॉजिट। 15 फाइनेंशियल ईयर हो गए, उसके बाद वो डिपॉजिट नहीं करेगा, उसको अकाउंट को वैसे ही रिटेन करके रख सकता है, यानी कि उसमें कोई डिपॉजिट नहीं करेगा, वो एज इट इज़ पीपीएफ खाते के रूप में ही रहेगा और उस पीपीएफ खाते के ऊपर आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैन टेक 1 विड्रॉल इन ईच फाइनेंशियल ईयर। 15 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आगे जितने भी फाइनेंशियल ईयर आएंगे उनमें आपके पास एक ऑप्शन रहेगी, आप एक विड्रॉल हर फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हैं। कैन एक्सटेंड हिज और हर अकाउंट फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 15 ईयर्स। 15 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद अकाउंट जब क्लोज करने का टाइम आएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योरिटी के समय आप इसको फिर से आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए एक्सटेंड कर पाएंगे। एक्सटेंड आपको कैसे करना है, विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, खाते की मैच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर करना है। डिसकंटिन्यू अगर खाता है तो उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड अकाउंट विद डिपॉजिट्स। अब आपने क्या किया, अकाउंट एक्सटेंड किया 15 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद फिर से 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए, तो उसमें आप डिपॉजिट करेंगे। या तो आप उसको बिना डिपॉजिट के रख सकते हैं, आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया है तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, हर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 1 विड्रॉल कैन बी टेकन इन ईच फाइनेंशियल ईयर। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आप 1 विड्रॉल उसमें ले सकते हैं। कितनी विड्रॉल ले सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 60% ऑफ बैलेंस क्रेडिट एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन ब्लॉक ऑफ 5 ईयर।
ठीक है, तो 5 वर्ष के ब्लॉक में परिपक्वता के समय जमा शेष राशि के अधिकतम 60% के अधीन रहेगी। तो जो विड्रॉल आप करेंगे खाते की मैच्योरिटी के समय खाते का जो बैलेंस रहेगा उसका अधिकतम 60% कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, premature closure shall be allowed after 5 years from the end of financial year in which account was opened subject to following conditions। अगर खाता समय से पहले बंद करना है तो खाता खुलने के वर्ष के अंत से 5 वर्ष के बाद किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है तभी ये खाता बंद होगा। इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर खाता धारक को कोई भी जानलेवा बीमारी हो जाती है, उसके बच्चों को या उसके दंपति को कोई भी जानलेवा बीमारी हो जाती है। इन केस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर आश्रित बच्चों को या अकाउंट होल्डर को हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेजिडेंट स्टेटस ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर खाता धारक भारत छोड़ के किसी अन्य देश में जा रहा है, अपना रेजिडेंट स्टेटस चेंज कर रहा है, उस खाते में भी इसको समय, उस मामले में भी इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। At the time of premature closure, 1% interest shall be deducted from date of account opening or date of extension as the case may be। जब खाते को आप समय से पहले बंद करते हैं तो खाता बंद करने की तिथि से या खाते को एक्सटेंड करने की तिथि से खाते से 1% इंटरेस्ट की डिडक्शन कर ली जाएगी। अकाउंट कैन बी क्लोज ऑन अबव कंडीशंस बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। खाते को आप संबंधित डाक घर में पासबुक और निर्धारित फॉर्म जमा करके समय से पहले बंद कर पाएंगे। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एंड नॉमिनी और लीगल हायर शैल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू डिपॉजिट इन द अकाउंट। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो आगे उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी उस खाते को कंटिन्यू नहीं रख सकते, वो खाता बंद किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ क्लोजर ड्यू टू डेथ, अगर मृत्यु की वजह से खाता बंद किया जाता है, पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड टिल एंड ऑफ प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज क्लोज्ड। तो जिस भी मंथ आप खाता बंद करते हैं उसके पिछले महीने तक आपको उस खाते के लिए पीपीएफ की ब्याज दर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेविंग स्कीम्स के बारे में किया, मंथली इनकम स्कीम के बारे में, सीनियर सिटीजन और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपने अकॉर्डिंग टू साइट अभी सारी चीज़ों को करना है, बाद में जो अपडेशन होंगी हम आपको अलग से करवा देंगे। अभी बीच में करते तो सारा मिक्स हो जाता है और फिर आप कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए अभी अकॉर्डिंग टू साइट आपने करना है, क्योंकि आप साइट ज़रूर चेक करते होंगे। अगर करते होंगे फिर आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ और पढ़ाएंगे, साइट के ऊपर कुछ और लिखा होगा, फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।